You must have a dream. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ योगेश पांडे। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का आज 93वां जन्मदिन है। इस मौके पर आज हम उनकी शादी, संपत्ति, कपड़े, हेयर स्टाइल और कंट्रीब्यूशन से जुड़े कई रोचक जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे। तो अब अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये रोचक जानकारियां जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपको कहीं और मिले। और शुरुआत करते हैं कि कलाम साहब ने आखिर शादी क्यों नहीं की थी। तो सुनिए, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मछुआरे के घर में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। कलाम ने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से वो रिजेक्ट कर दिए गए। कलाम साहब 29 की उम्र में डीआरडीओ और 38 की उम्र में इसरो के वैज्ञानिक बन गए थे। इसके बाद भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई और न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद 71 की उम्र में वो पड़ाव आया जब कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति बनाए गए। लेकिन इस सफल जिंदगी में कलाम साहब ने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वो अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया है उसका आधा भी वो हासिल नहीं कर पाते। उनका मानना था कि शादी और बच्चों की वजह से व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। हालांकि बाद के दिनों में वो शादी के सवाल का जवाब देने से बचते थे। एक किस्सा आता है कि जब साल 2006 में सिंगापुर में एक बच्चे ने डॉक्टर कलाम से शादी न करने की वजह पूछी तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज्यादा आसान लगता है। और इस दौरान पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। अब बात मिसाइल मैन की यूनिक हेयर स्टाइल के पीछे भी क्या कोई खास वजह थी क्या? तो सुनिए, दरअसल कलाम साहब की पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा उनकी यूनिक हेयर स्टाइल थी। वो अपने लंबे बालों को बीच से मांग निकाल कर रखते थे। वेबसाइट स्पीकिंग ट्री के मुताबिक जन्म से ही अब्दुल कलाम का एक कान आधा था। वो अपने कान को लंबे बालों से ढकते थे। उनकी हेयर स्टाइल का भी एक रोचक किस्सा है। हेयर स्टाइल हबीब अहमद ने एक इंटरव्यू में बताया कि पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के दिनों की बात है, जब इस प्रोजेक्ट में कलाम साहब इतने व्यस्त हो गए थे कि महीनों तक उन्हें बाल कटवाने की भी फुर्सत नहीं मिली। लंबे बाल और नाखूनों के साथ कलाम पहली बार मेरे सैलून पहुंचे और इससे पहले वो हबीब अहमद के पिता और भाई से हेयर कट करवाते थे। हबीब बताते हैं कि उन्हें लंबे बाल पसंद थे, इसलिए वो उन्हें थोड़ा लंबा ही रखना चाहते थे। मैंने जो स्टाइल दिया उसे रिवर्स ग्रेजुएशन कहा जाता है। ये रॉक स्टार और इमरान खान जैसे तेज गेंदबाजों के बीच बेहद मशहूर था। लंबे बाल माथे पर गिरते हैं, उनकी सुविधा के लिए मैंने आगे के बाल स्टेप में छोटे कर दिए, उन्होंने कहा। यह हेयर स्टाइल उन्हें बहुत पसंद आया। कलाम साहब से जुड़ा एक रोचक किस्सा आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि वो ज्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। तो क्या इसके पीछे की भी कोई वजह थी? और वजह थी तो असल वजह क्या थी वो सुनिए। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद ज्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहनने देखा गया है और वे एक बंद गले का सूट पहनते थे जिसका कॉलर बीच से कटा हुआ होता था। और यह सूट कलाम ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था, इसलिए इसे कलाम सूट भी कहा जाता है। दरअसल भारत में राष्ट्रपति को क्या पहनना है इसे लेकर कोई संवैधानिक ड्रेस कोड नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए भारतीय पोशाक पहननी जरूरी होती है। इसमें शेरवानी और बंद गला मुख्य होता है। शुरुआत से ही सभी राष्ट्रपति भारतीय पोशाक पहनने की परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं। लेकिन आज बात अब्दुल कलाम साहब की। तो दरअसल 20 सालों तक अब्दुल कलाम के लिए कपड़े सिलने वाले करोल बाग के अमन जैन के मुताबिक जब कलाम राष्ट्रपति बने तो उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। उस दौरान कलाम साहब ने कहा कि उन्हें बंद गला पहनना है, लेकिन बंद गले में उनका दम भी घुटता है। क्या वो इसका कोई अच्छा विकल्प दे सकते हैं? तब अमन ने उनके लिए एक सूट तैयार किया। यह सूट बंद गले जैसा ही था। इसमें कॉलर को बीच से हटा दिया गया था। यह सूट कलाम को पसंद आया और उसके बाद वे हमेशा यही सूट पहनने लगे।
बाद में यह सूट कलाम सूट के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। अमन बताते हैं कि जब कलाम का निधन हुआ तब उनके पास कलाम साहब के 3 सूट बनने का ऑर्डर थे, जिसे वे डिलीवरी नहीं कर पाए थे। बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हम कर रहे हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम सुनकर आप लोगों के मन में एक सवाल और जरूर उठता होगा कि अब्दुल कलाम ने डॉक्टरेट किस चीज में आखिर की थी, क्योंकि उनके नाम के पहले डॉक्टर लगता है। तो अब यह भी जान लीजिए कि अब्दुल कलाम ने अकादमिक शिक्षा केवल स्नातक तक ही हासिल की थी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की उपाधि ली थी और उनके पास किसी भी विषय में एकेडमिक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी। हालांकि कलाम को 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने 40 से ज्यादा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। इनमें डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियर जैसी डिग्रियां शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनके कामों की वजह से उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया था। भारत सहित ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्कॉटलैंड जैसे देशों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां दी हैं। तो इस तरह उन्होंने डॉक्टरेट रूपी संपत्ति कमाई। संपत्ति भी 2 तरह की होती है। पहली ज्ञान रूपी संपत्ति, जिसे कोई नहीं ले सकता। दूसरी भौतिक संपत्ति होती है, जिसे किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपी जा सकती है। ऐसे में कलाम साहब की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का आखिर क्या हुआ, वो भी जान लीजिए। तो 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलांग के एक कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट से कलाम साहब का निधन हुआ। उनके पूर्व सलाहकार वी पोंडराज ने बताया कि बेंगलुरु में उनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने दान कर दी थी। पिता ने उनके नाम जो घर छोड़ा था वो भी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया था। कलाम साहब का जब निधन हुआ तब उनके पास 2500 किताबें, एक हाथ घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। उनके पास कार, टीवी, यहां तक कि अपना फ्रिज भी नहीं था। उनके रोजमर्रा के खर्च सरकारी पेंशन और किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसों से चलते थे। उनके पास कितनी सेविंग्स थी इसकी जानकारी नहीं है। मिसाइल मैन अपने पीछे कोई वसीयत भी नहीं छोड़ गए थे। लेकिन डॉक्टर कलाम को आखिर मिसाइल मैन क्यों कहते हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है। तो दरअसल डॉक्टर कलाम एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हें रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनकी ये एक्सपर्टीज भारत की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत काम आई। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के डेवलपमेंट का नेतृत्व कलाम साहब ने ही किया। यह भारत के अंतरिक्ष में पहली बड़ी सफलता थी। 1983 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे DRDO भी कहा जाता है, इनके तहत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई मिसाइलों का विकास किया गया और इस कार्यक्रम की सफलता ने भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में मजबूती दी और कलाम को मिसाइल मैन कहा जाने लगा। लेकिन इन सब के बीच परमाणु बम की सफल परीक्षण में कलाम साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मई 1998 में भारत ने पोखरण सेकंड प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। इस दौरान डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। वे DRDO के सेक्रेटरी भी थे। प्रोजेक्ट की सफलता में डॉक्टर कलाम ने राजनीति के साथ साथ तकनीकी रूप से भी योगदान दिया। टेस्टिंग फेज के दौरान वे राजगोपाल चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। लेकिन हम सबके बीच आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कलाम ने बतौर भारत के राष्ट्रपति रहते हुए क्या अलग और नया किया है। तो दरअसल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आए किसी बिल को वापस लोकसभा भेजने वाले कलाम पहले राष्ट्रपति थे। दरअसल राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होते हैं कि वे पुनर्विचार के लिए कोई बिल भेज सकते हैं, लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। डॉक्टर कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के वापस भेज दिया था। वो इसे अपने कार्यकाल का सबसे मुश्किल फैसला मानते हैं। बिल सरकारी पदों पर बैठे लोगों को संसद सदस्यता देने पर रोक न लगाने से संबंधित था। हालांकि इसके बाद लोकसभा ने दोबारा इसे पास करके भेजा। राष्ट्रपति दोबारा किसी बिल को वापस नहीं भेज सकते, इसलिए कलाम साहब को बिल पास करना पड़ा। अपने कार्यकाल में कलाम ने 28 में से सिर्फ 2 मृत्युदंड की दया याचिकाओं पर एक्शन लिया।
एक बलात्कारी धनंजय चटर्जी की याचिका खारिज की, जिसके बाद उसे फांसी हो गई। दूसरी, अपनी पत्नी और बच्चों का मर्डर करने वाले आरोपी की दया याचिका मान ली। जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो 2 दर्जन से भी ज्यादा दया याचिकाएं लंबित थी। इसमें अफजल गुरु की याचिका भी शामिल थी। मृत्युदंड को लेकर कलाम साहब कहते थे, राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए मृत्युदंड की पुष्टि के मुद्दे पर निर्णय लेना सबसे मुश्किल था। और अब चलते चलते कलाम साहब से जुड़ा एक और रोचक तथ्य आपको बताते हैं। वो यह है कि कलाम साहब बच्चों से बेहद प्यार करते थे। लेकिन क्यों करते थे, वो सुनिए। डॉक्टर कलाम साहब बच्चों के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। बच्चों को भी कलाम से काफी लगाव था और भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि आपको बच्चे इतने पसंद क्यों हैं। इसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा, आपके पास सपने और सवाल करने वाला दिमाग है, साथ ही आपकी मासूमियत, जिज्ञासा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और देश को महान बनाने की चिंता के चलते ही आप बच्चे मुझे बेहद पसंद होते हैं। तो ये थे कलाम साहब के कुछ चुनिंदा पहलुओं के किस्से, हकीकत, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।